नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग जुटे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ये लोग जुटे तो खुद गृह मंत्री अमित शाह उनके पास पहुंच गए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब आदिवासी समुदाय के लोगों ने दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया, अपनी मांगे उठाई और गृह मंत्री तुरंत उनके पास पहुंच गए, उनकी बातें सुनी। और इस बात को सुनने के बाद ये कहा जा रहा है, जब तस्वीरें सामने आई, कि बीजेपी ने आदिवासियों से मुलाकात कर एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। अमित शाह ने सिर्फ 11 करोड़, ये जो लाखों की संख्या में आदिवासी जुटे थे, उनसे मुलाकात नहीं की, बल्कि 11 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को सीधे सीधे बीजेपी के साथ जोड़ लिया है। आखिर क्या इस बैठक में बातचीत हुई और इस सम्मेलन का मकसद क्या था? गृह मंत्री क्यों जल्दी जल्दी आदिवासियों के पास पहुंचे हैं, इसी को जानेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत तेजी से इस बात की हो रही है कि अमित शाह ने क्या खेल कर दिया। चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से दिल्ली में आदिवासी जुटते हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह उनके पास पहुंच जाते हैं, कई घंटे तक बातचीत होती है और उस बातचीत का असर बीजेपी के पक्ष में जाता है। आखिर क्या मुद्दे रहे, क्यों ये आदिवासी दिल्ली में जुटे और अमित शाह ने क्या रणनीति आगे के लिए सेट कर ली है? शबनम, सबसे पहले तो शुक्रिया, क्योंकि देश का कभी भी कोई भी मीडिया आदिवासियों के मुद्दे नहीं दिखाता, क्योंकि दिल्ली की मीडिया के लिए वो इस देश के नागरिक है ही नहीं। भले उनकी आबादी 1 करोड़ हो, भले ही दिल्ली में वो लाखों की संख्या में जुटे, लेकिन आप किसी भी बड़े मीडिया संस्थान को नहीं देखिएगा कि आदिवासियों के बारे में एक शब्द बोल रहा। तो आपने ये विषय उठाया, सबसे पहले तो उसके लिए। दूसरी बात यह कि ये पहला सम्मेलन नहीं हुआ है, आदिवासी पहले भी सम्मेलन करते रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा और इतने बड़े आकार का कभी नहीं हुआ। 550 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां जो इस देश में रह रही हैं, उनके लोग जुटे थे और संख्या लाखों में थी। इतना बड़ा आदिवासी सम्मेलन अब तक इस देश की राजधानी में नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी किसी मीडिया ने कवर नहीं किया। वो भी लाल किला मैदान पर, जब सबसे हाई प्रोफाइल एरिया रहता है। लाल किला मैदान में लाखों की संख्या में आदिवासी जुट रहे हैं और मुझे अफसोस कि इस देश का कोई भी बड़ा न्यूज चैनल उसको कवर नहीं कर रहा। तो जब कवर ही नहीं करे तो मुद्दे कैसे पता रहेंगे? मैंने अपने दिल्ली में एक बड़े पत्रकार मित्र को कहा कि डिलिस्टिंग, तो वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे हिब्रू में मैंने कुछ कह दिया। उनको कुछ पता ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त है। मैं बता रहा हूं कि मामला क्या था पूरा। डिलिस्टिंग जो लोगों को नहीं पता, उनको मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। बहुत सारे देश में ऐसे लोग हैं आदिवासियों के बीच जो आदिवासी से क्रिश्चियन हो गए हैं। अच्छा। या आदिवासी से दूसरे धर्म अपना लिया है, लेकिन फिर भी वो एसटी का लाभ उठा रहे हैं। कन्वर्ट करके, वो जैसे कि रिलीजियस कन्वर्जन होता है ना, मिशनरीज वगैरह के चक्कर में, या फिर मान लिया क्रिश्चियनिटी अपना लिया किसी ने। तो क्रिश्चियनिटी हमारे देश में क्या आता है? संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा है उसको, है ना? तो अल्पसंख्यक का लाभ उसको मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यक का भी लाभ ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो एसटी का भी लाभ ले रहे हैं। मतलब दोनों, मतलब आदिवासियों को दिए जाने। तो इसी को लिस्ट से अलग हटा दो, उसको आदिवासी लिस्ट से। एक बार जिसने अपना धर्म बदल दिया तो वो फिर आदिवासी नहीं रहता, वो तो फिर क्रिश्चियन हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी संस्कृति, हमारी भूमि, हमारी धर्म को सुरक्षित करने के लिए ये महाकुंभ बहुत बड़ा काम करेगा। हम भ्रांतियों से बचे, भेदभाव करने वालों को पहचाने और एक मुश्त एकजुट होकर 2047 में विकसित भारत, समृद्ध भारत बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। तो वो तो कोर्ट ने भी फैसला दिया था ना उस पर, तो कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। नहीं, कोर्ट ने टिप्पणी की थी, अभी तक फैसला नहीं आया है। हाँ। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है आदिवासियों के लिए। हो क्या रहा है शबनम, कि मान लिया कि 100 सीटें हैं सरकार की, सरकार ने उसमें से 20 सीटें ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दिया है। हाँ। तो पता चला कि उस 20 में से 18 सीटें क्रिश्चियन ले जा रहे हैं। हाँ। जो आदिवासी है उनको तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि मतलब उन्होंने अपना आदिवासियों का हक नाम कृष्णों के पास जा रहा है। सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, कोई भी दूसरे धर्म में अगर परिवर्तन कर लिया है, हाँ। तो जिस धर्म को आपने माना है, अपनाया है, उस धर्म में आप आ गए ना, फिर आप एसटी कैसे रहे? हाँ। अब ये जो मिशनरीज हैं या जो क्रिश्चियन हैं, इनका तर्क ये है कि नहीं, हमने धर्म बदला है पर हमारा जो रक्त है या फिर हमारा जो ये रेस है वो तो ट्राइबल ही है। तो ये ट्राइबल क्रिश्चियंस, मतलब इतना होशियार है इन लोग।
तो आपके कहने से थोड़ी होगा, जो चीजें कानून के तहत भी तो कुछ होता है। तो इसीलिए तो ये केस चल रहा है पूरा। तो ये बहुत बड़ा मामला था डिलिस्टिंग को लेकर, कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। हाँ। जाहिर तौर पे ईसाई की पार्टी, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सारे ईसाई और ट्राइबल्स एक है। तो ये रामेश्वर उरांव हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नहीं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध करती है इसका, डिलिस्टिंग का। डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों लिस्ट में रहना चाहिए ईसाइयों को। ठीक है, एक तो ये मामला था। दूसरा इनका मामला ये था कि सरना अलग धर्म कोड, ये कल एक बात आई कि क्या सरना हिंदू नहीं है, या आदिवासी हिंदू नहीं है, या उनकी कोई अलग कैटेगरी है, उनका कोई अलग धर्म है। ये बात मिशनरीज बहुत तेजी से फैला रहे हैं, जैसे दलितों के बीच फैलाते हैं ना कि तुम हिंदू नहीं हो। हाँ। उसी तरह आदिवासियों के बीच भी कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। और बहुत सारे, अब तो बहुत सारे धर्मों के बीच फैलाने लगे हैं कि तुम हिंदू नहीं हो। तो जाट हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कौन है हिंदू? तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो आदिवासियों के बीच कह रहे हैं कि तुम तो अलग हो। और पॉलिसी वही है, पहले इनको हिंदुइज्म से काटो, एक बार कट जाएंगे तो फिर अंत में खुद ही शामिल हो ईसाइयत में, या क्रिश्चियन खुद ही बन, फिर आसान हो जाएगा ना बनाना उनको। तो इसलिए तो इसके बारे में अमित शाह ने कहा कि आपका या हमारा, हर किसी का रक्त एक है। हाँ, पूरे भारतीयों का डीएनए एक है। मुझे लगता है कि अमित शाह ने इस दौरान जो बयान दिया है वो एक बार सुनवा देते हैं। बिल्कुल सुनवाते हैं, समझने में ज्यादा आसानी होगी। बिल्कुल सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा अमित शाह ने। मैं आज इस मंच से ये जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूं, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था। जरा जोर से बोलिए, कितना था भाई? 28,000 करोड़। जोर से बोलिए, कितना था? और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम। यह बताता है कि हम जनजातियों के कल्याण को समर्पित सरकार। देश की आजादी के 76 साल तक देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर, कभी जनजाति का कोई व्यक्ति बैठा नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब संथाल परिवार से आ रही द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर समग्र ट्राइबल समाज का कल्याण करने का। तो पंकज जी, अमित शाह ने कई और बड़ी बातें कही है, यूसीसी का भी जिक्र किया गया आदिवासियों को लेकर, इसे विस्तार से समझाइए कि क्या कुछ कहना चाह रहे थे अमित शाह। देखिए, संविधान जब बनाने वाले थे उन्होंने कहा था कि पूरे देश में हमारा संविधान लागू होगा। हाँ। ठीक है, ये बोला था कि भारत, जहां तक भारत की भूमि है, इस संविधान के अनुसार चलेगी। हाँ। और एक देश एक कानून, जैसे पूरे दुनिया में आप किसी भी देश में चले जाइए, जैसे अमेरिका में चले जाइए या किसी भी देश, आप अपनी मर्जी का कोई देश उठा लीजिए, वहां सब पे एक तरह के कानून लागू होते हैं। भारत में ऐसा नहीं। भारत में चेहरा देखकर कानून, जैसे आप मुसलमान हैं तो आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मिलेगा, मैं हिंदू हूं तो मुझे हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड मिलेगा। क्यों भाई? अगर मान लिया कि एक कानून है कि हर मर्द एक पत्नी रख सकता है, हाँ। तो वो भारत में सब पे लागू होना चाहिए। बिल्कुल समान कानून। मुसलमानों का अलग, सिखों को अलग, ईसाइयों को अलग, और ऐसा नहीं होता ना सबका। अगर हम धर्म और जाति के अनुसार कानून अगर बदलने लगेंगे तब तो ये देश मतलब खिचड़ी बन जाएगी। हाँ। लेकिन इसीलिए यूसीसी लाया है ताकि एक देश एक कानून, सब में एक देश एक कानून लागू हो। लेकिन हमारे ही देश के अंदर कुछ शेड्यूल एरिया हैं, हाँ। शेड्यूल उनको बोला जाता है, 5th शेड्यूल एरिया बोला जाता है। उसके बारे में संविधान बनाने वालों ने कहा था कि वहां ट्राइबल्स रहते हैं और उनके अपने रिचुअल्स और कस्टम्स हैं और उनको छेड़छाड़ नहीं करना है हमें, नहीं तो वो विद्रोह कर देंगे फिर। तो इसीलिए अमित शाह ने कहा कि यूसीसी जब लागू होगा तो कुछ लोग बहुत भ्रम फैला रहे हैं आदिवासियों के बीच, हमारे देश के अलग अलग ट्राइबल्स कम्युनिटी में जाकर कि देखो तुम लोग को जबरदस्ती तुम्हारा जो परंपरा है, तुम्हारी जो संस्कृति है, उसको साथ छेड़छाड़ करेगी। इसीलिए अमित शाह ने कहा कि यूसीसी
आदिवासियों के बीच जो शेड्यूल एरिया है वहां पे लागू नहीं होगा। अब सुना दीजिए क्या कह रहे हैं वो। बिल्कुल, अमित शाह का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ कहा। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। 2 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमने यूसीसी को लागू किया है। गुजरात और उत्तराखंड, और स्पेशल प्रावधान कर यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बिल्कुल, जो मुद्दे अमित शाह के जरिए उठाए गए वो जरूरी भी थे आदिवासियों के लिए, क्योंकि वो वाकई में बहुत कुछ झेल रहे हैं, और यही मांगे उन्होंने अमित शाह के सामने रखी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी हाल फिलहाल में जाकर राहुल गांधी ने अंडमान निकोबार में क्या कहा कि आदिवासी खतरे में है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताता हूं कि जहां जहां कांग्रेस रही वहां वहां आदिवासी खतरे में कैसे हैं। बिल्कुल, जैसे छत्तीसगढ़ का मैं उदाहरण बताता हूं। भूपेश बघेल, आदिवासियों के जंगल, हंसडीहा अरण्य, आपने नाम सुना होगा, उसको कटवाने के लिए डील साइन कर लिया। मतलब जंगल नहीं रहेंगे तो आदिवासियत पे खतरा आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करवाया। आदिवासियों को ईसाई बनाने का मिशन ये कांग्रेस की सरकारों में सबसे तेजी से हुआ है। तो जब आदिवासी नहीं रहेंगे तो आदिवासियत नहीं रहेगी, उनकी परंपरा नहीं रहेगी, संस्कृति नहीं रहेगी। तो कांग्रेस तो आदिवासियों को ईसाई बना रही है और चर्चेज खुलवा रही है और जंगलों को कटवा रही है। और मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं कि सबसे ज्यादा आदिवासियों को गोली मारकर हत्या कब हुई थी पता है? कब? अभी चलाया तो ऑपरेशन ग्रीन हंट, यूपीए की सरकार में सबसे ज्यादा मारे गए थे। तो गोली आप मारो, कन्वर्जन आप करो, और ये ईसाई मिशनरियां आदिवासियों की जमीन ले रही हैं। सबसे ज्यादा अगर आदिवासियों की जमीन लेने वाली कोई संस्था है तो ईसाई मिशनरियां हैं। तो जमीन उनकी ले रही है, उनका रिलीजियस कन्वर्जन करा रही है, उनके जंगल काट रही है, उनके गोली चला रही है, और फिर भी कांग्रेस कह रही है कि हम ही आदिवासियों के साथ। आप आदिवासियों के साथ नहीं है, आप ईसाइयत के साथ हैं। और आदिवासी संस्कृति को अगर सबसे ज्यादा खतरा है तो क्रिश्चियन मिशनरी से खतरा है और किसी से नहीं है, क्योंकि बाकी तो सब हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। बिल्कुल। विदेशी धर्म अगर हमारे देश के ट्राइबल्स में आया, मैंने आज एक लिखा भी है आर्टिकल, उसमें ये लिखा है कि आदिवासी संस्कृति भारतीय संस्कृति का नर्व सेंटर है, रावण की नाभि, और उसी के आसपास सारी संस्कृतियां फलती फूलती हैं। एक बार आदिवासी संस्कृति खत्म हो गई ना तो भारतीय संस्कृति भी नहीं बचेगी, भारत की परंपरा भी नहीं बचेगी। लेकिन और इसीलिए आदिवासियों को सबसे पहले टारगेट कर रहा है ये कन्वर्जन का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, आदिवासियों में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसका भी तो कारण है, गरीबी है, पिछड़ापन है, सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। एक बात मैं बता रहा हूं, दुनिया का सबसे गरीब देश कहां पे है आप बताइए? सूडान सबसे ज्यादा। वहां कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? यूरोप जो कहता है कि हम सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, भारत की आज की स्थिति बहुत बेहतर है आज से 200 साल पहले, तब कन्वर्जन क्यों नहीं हुआ? तब तो अंग्रेजों का शासन था ना, जाहिर सी बात है। तब क्यों नहीं? ये बहाना है, ये तर्क दिया जाता है कि गरीबी के कारण करें, गरीबी के कारण नहीं कर रहे हैं। गरीबी के कारण अगर करना होता तो रामकृष्ण के जमाने में ही कर लेते। ये लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम, अच्छा ईसाई बनने के बाद वो अमीर हो गए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। कहा जाता है ना कि चर्च अमीर हुआ है, चर्च ने उनकी जमीनों पे कब्जा किया है, ईसाई धर्म अपना लेते हैं, तो क्या हो जाता है? खाने पीने से लेकर प्लॉट तक दिए जाते हैं, नौकरी तक दिलवाने का झांसा दिया कहां से देगा? नहीं, अच्छा एक बात बताइए, प्लॉट कहां से देगा? ईसाई मिशनरियों के पास प्लॉट कहां से आएगा यहाँ पे? वो तो उल्टा कन्वर्ट जिनको कराते हैं उसकी जमीन ले लेते हैं चर्च के लिए। उल्टा है ये।
आदिवासियों की जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जा अगर किसी का है तो चर्च का कब्जा है। हाँ। आप जाके देख लीजिए आदिवासी इलाकों में। और दूसरी बात, ये जो गरीबी, एक बार मान लिया कि मैंने आपको धर्म परिवर्तन के लिए 20,000 21,000 रुपया दे दिया, हो गई आपकी गरीबी दूर। उसके नहीं, बाद तो पीढ़ी दर पीढ़ी फिर हाँ, क्या होगा? उस वक्त तक ही तो काम आएगा, वो आगे तो खुद ही सर्वाइव। यही बात है, डाल से छूटा बंदर और अपनी जड़ों से कटा आदमी कहीं का नहीं रहता। जिसने अपनी मूल संस्कृति त्याग दी ना, वो हमेशा परेशान रहता है। चलिए, बिल्कुल। और इसी बात को भांपा है बीजेपी सरकार ने, और खुद गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं आदिवासियों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, दिल्ली में तमाम आदिवासी समुदाय के लोग जुटे, गृह मंत्री अमित शाह से मिले, अपनी बातों को रखा, जो समस्याएं थी उसको रखा, और अमित शाह ने भी हर एक समस्या का बारीकी से हल बताया और चीजें बारीकी से सुनी। तो आने वाले वक्त में बीजेपी की सरकार की तरफ से हो सकता है मोदी सरकार कोई बहुत बड़ा फैसला आदिवासियों को लेकर भी ले, लेकिन जो चीजें रखी गई हैं उसका हल निकालने की रणनीति जरूर तय कर ली गई है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।